नमस्कार। आज हम भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण करेंगे, संवैधानिक ढांचे का विकास। और हमारा ध्यान उस कालखंड पर रहेगा जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यानी 1773 से लेकर 1858 तक। हमारे ये पूरा विश्लेषण एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक भारतीय राज व्यवस्था पर आधारित है। एडुटेकन की इस कक्षा में हम हमेशा की तरह मूल स्रोत का ही उपयोग करेंगे ताकि संवैधानिक विकास की हर बारीकी को सटीकता से समझ सकें। तो आज के इस विश्लेषण में हम किस क्रम में आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे, फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद उसमें हुए संशोधन और द्वैध शासन की प्रणाली को देखेंगे, फिर चार्टर कानूनों के क्रम का अध्ययन करेंगे और अंत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया और विधान परिषद की स्थापना को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 1600 में एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर आई थी, लेकिन 1765 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। अब ये दीवानी अधिकार क्या थे? ये थे राजस्व वसूलने और दीवानी न्याय करने के अधिकार। और बस इसी के साथ कंपनी की भूमिका बदल गई। वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं रही, बल्कि एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई। और इसी बदलाव ने ब्रिटिश संसद को भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया। तो 1773 से जो दौर शुरू होता है, वो असल में एक व्यापारिक कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का दौर है। ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर जो कदम उठाए, उन्हीं कदमों ने भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, जिसका अध्ययन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस दिशा में जो सबसे पहला और सबसे अहम कदम था, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको बहुत ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि इसका संवैधानिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये पहला ऐसा प्रयास था जिसके जरिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कामों पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कामों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से एक केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई। जो बंगाल का गवर्नर होता था, उसके पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और उसकी मदद के लिए एक 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसे पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। अब इस एक्ट के दूसरे प्रमुख प्रावधानों को एक एक करके समझते हैं। पहला, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये सत्ता के केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम था। दूसरा, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई ताकि न्याय व्यवस्था पर नियंत्रण हो सके। तीसरा, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने या किसी भी तरह की रिश्वत लेने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। ये कंपनी में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उस पर लगाम लगाने की एक कोशिश थी। और चौथा, कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, उसके लिए ये जरूरी कर दिया गया कि वो भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को दे। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट क्योंकि एक पहला प्रयास था, तो जाहिर है इसमें कुछ कमियां थी। इन कमियों को दूर करने और कंपनी पर नियंत्रण को और मजबूत बनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने आगे और भी कानून बनाए, जिनसे शासन की एक नई प्रणाली ने जन्म लिया। इसी क्रम में 1781 में एक संशोधनात्मक अधिनियम आया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करना। इसने गवर्नर जनरल और कंपनी के कर्मचारियों को उनके सरकारी कामों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया, ताकि प्रशासनिक काम बिना किसी न्यायिक रुकावट के चलते रहें। इसके बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम 1784 में आया, जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट ने कंपनी के शासन की पूरी संरचना में एक बहुत बड़ा और स्थायी बदलाव किया। इस कानून ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कामों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया। इसने एक द्वैध शासन प्रणाली यानी डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था शुरू की। इसका मतलब यह था कि कंपनी के निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ व्यापारिक मामलों को देखने की इजाजत थी। वहीं राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक नई संस्था बनाई गई। ये संस्था भारत में सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व से जुड़ी गतिविधियों को देखती भी थी और नियंत्रित भी करती थी। तो असल में सत्ता का असली केंद्र अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन चुका था। ये अधिनियम 2 कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था।
पहला, भारत में कंपनी के कब्जे वाले इलाके को पहली बार कानूनी तौर पर ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये संप्रभुता के बदलने का एक साफ संकेत था। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कामों और उसके प्रशासन पर पूरा नियंत्रण मिल गया। इसके बाद चार्टर कानूनों का एक सिलसिला शुरू होता है। ये कानून आमतौर पर हर 20 साल में कंपनी के चार्टर यानी उसके व्यापार करने के अधिकारों को रिन्यू करने के लिए लाए जाते थे। लेकिन ब्रिटिश संसद इन कानूनों का इस्तेमाल कंपनी के अधिकारों और भारत की प्रशासनिक संरचना में धीरे धीरे बदलाव करने के लिए भी करती थी। 1793 के चार्टर कानून ने गवर्नर जनरल की शक्तियों को और बढ़ाया और कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया। फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट, जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का जो एकाधिकार था उसे खत्म कर दिया। यानी अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकता था। इसी कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आने और पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था करने की भी अनुमति दी। चलिए, अब हम उस दौर में आते हैं जहां ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंची। ये भारत के आने वाले शासन की संरचना को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। साल 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक, एक फाइनल कदम था। इसने प्रशासन की पूरी संरचना को ही बदल कर रख दिया। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, समझिए, इस पद में भारत की सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां डाल दी गईं। इस तरह पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले पूरे भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। 1833 के अधिनियम का एक और बहुत बड़ा परिणाम ये निकला कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो पहले ही सीमित हो गया था, अब उसे बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय बन गई जो ब्रिटिश राजशाही के एक ट्रस्टी के तौर पर भारत का शासन चला रही थी। चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला का जो आखिरी कानून था वो था 1853 का चार्टर अधिनियम। संवैधानिक विकास के नजरिए से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम के प्रावधानों को बहुत ध्यान से देखिए। पहला, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी यानी कानून बनाने वाले और प्रशासनिक यानी उन्हें लागू करने वाले कामों को अलग अलग कर दिया। ये शक्तियों के पृथक्करण की दिशा में एक बड़ा कदम था। दूसरा, इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू की, जिसके लिए 1854 में मैकाले समिति बनाई गई। तीसरा, इसने कंपनी के शासन को बढ़ाया तो सही, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने समय के लिए। और चौथा, इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। ये भारतीयों को शासन में शामिल करने का एक बहुत ही शुरुआती प्रयास था। परिषद की ये जो नई विधायी शाखा बनी, इसे भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। इसने एक छोटी संसद या मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करना शुरू किया, और इसने वही प्रक्रियाएं अपनाई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। कह सकते हैं कि ये भारत में संसदीय प्रणाली के विकास का एक आरंभिक बिंदु था। और अंत में एक विचार करने वाला प्रश्न, 1853 के अधिनियम में कंपनी के शासन को किसी निश्चित समय के लिए ना बढ़ाना अपने आप में एक स्पष्ट संकेत था। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन अब किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। और यही वो पृष्ठभूमि है जो भारत पर सीधे क्राउन के शासन का रास्ता तैयार करती है। एड्यूटेकन में इस बिंदु को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही 1858 के बाद होने वाले बड़े संवैधानिक बदलावों का आधार बनता है। 1857 की जो क्रांति हुई, उसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था, और इसी के जवाब में शासन की जो बागडोर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश ताज के पास चली गई। तो अब अगले 90 वर्षों में यानी 1858 से 1947 तक ऐसे कई कानून और अधिनियम बनाए गए जिन्होंने न सिर्फ भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को और मजबूत किया, बल्कि अनजाने में ही सही भारत की जो आज की संवैधानिक व्यवस्था है उसकी नींव भी रखी। आइए इस पूरे महत्वपूर्ण सफर को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, हमारी ये जो यात्रा है ये 1858 के अधिनियम से शुरू होगी, जब शासन पर सीधा शाही नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे विधान परिषदों में भारतीयों का सहयोग बढ़ाने की कोशिश की गई। फिर हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो विवादास्पद शुरुआत हुई
उस पर चर्चा करेंगे और प्रांतों में द्वैध शासन जैसे जो प्रयोग हुए उनको भी समझेंगे। और अंत में हम 1935 के उस विस्तृत अधिनियम तक पहुंचेंगे जो इस पूरे दौर का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज माना जाता है। तो हमारी चर्चा का जो पहला पड़ाव है वो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1857 के महान विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया था कि अब पुरानी व्यवस्था जो कंपनी के अधीन थी वो आगे नहीं चल सकती। इसलिए भारत के शासन को अच्छा बनाने के नाम पर, यानी एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर, यह कानून लाया गया और इसने भारत के शासन की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये एक युगांतरकारी परिवर्तन था। इस अधिनियम का जो सबसे बड़ा और सबसे तत्काल परिणाम था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। आप सोचिए, लगभग 200 साल पुरानी एक व्यापारिक कंपनी जो भारत पर राज कर रही थी, उसका शासन समाप्त हो गया और भारत की जो सत्ता थी, चाहे वो राजस्व से जुड़ी हो, क्षेत्रों से जुड़ी हो या प्रशासन से, वो सारी शक्तियां सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथों में चली गईं। ये एक नए युग की शुरुआत थी जिसे हम ताज का शासन कहते हैं। इस नए दौर का पहला प्रतीक था पदनाम में एक महत्वपूर्ण बदलाव। जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था, अब वो वायसराय बन गया। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं था, बल्कि ये सत्ता के केंद्र में हुए बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत था। अब भारत का जो शासक था वो किसी कंपनी का अधिकारी नहीं था, बल्कि सीधे ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि था, जो सीधे लंदन को जवाबदेह था। और लॉर्ड कैनिंग इस नए पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति बने। अगला कदम था प्रशासन को और सरल और केंद्रीकृत बनाना। आपको याद होगा, पिट्स इंडिया एक्ट से एक दोहरी नियंत्रण प्रणाली चली आ रही थी। एक तरफ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस अधिनियम ने इन दोनों को समाप्त कर दिया। ये द्वैत प्रणाली जो थी वो अक्सर भ्रम पैदा करती थी और फैसले लेने में देरी का कारण भी बनती थी। तो इसे हटाकर सत्ता को एक ही जगह केंद्रित किया गया, ताकि भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सीधा हो और बिना किसी रुकावट के हो सके। इसी क्रम में लंदन में एक नया और बेहद शक्तिशाली पद बनाया गया, भारत का राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब यह पद था क्या? देखिए, यह व्यक्ति ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था, जो सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण और अंतिम नियंत्रण की शक्ति इसी पद में निहित थी। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सलाहकार परिषद भी बनाई गई। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि असली वास्तविक शक्ति वो राज्य सचिव के ही पास थी। अब देखिए, 1857 की जो महान क्रांति हुई, उसने ब्रिटिश सरकार को यह महसूस करा दिया कि भारत जैसे विशाल देश पर सिर्फ बल के आधार पर शासन करना संभव नहीं है। उन्हें यह समझ आया कि शासन व्यवस्था को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। इसी सोच के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद ने 3 महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए: 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 का जो अधिनियम था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में, यानी विधि निर्माण में, भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई। भले ही ये सिर्फ गैर सरकारी सदस्यों के रूप में एक नामांकन था। इसके साथ ही सत्ता के केंद्रीकरण की जो पुरानी नीति थी, उसे पलटते हुए बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियां वापस दे दी गईं। यह विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का आरंभ था, जो ये दिखाता था कि ब्रिटिश सरकार अब स्थानीय सहयोग का महत्व समझ रही थी। इसी अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी कानूनी मान्यता प्रदान की। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि वायसराय की परिषद के हर सदस्य को किसी एक या एक से अधिक सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे आज के मंत्री होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इसी व्यवस्था ने भारत की मंत्रिमंडलीय सरकार की नींव रखी। जैसा कि हम एडुटेकन में हमेशा इस बात पर जोर देते हैं, यहीं से कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत हुई। इसके बाद 1892 का जो अधिनियम आया, वो इन सुधारों को एक कदम और आगे ले गया। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन एक शर्त के साथ। केंद्रीय विधान परिषद में बहुमत हमेशा सरकारी सदस्यों का ही रखा गया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि अंतिम नियंत्रण अंग्रेजों के ही हाथ में बना रहे। इस अधिनियम ने भारतीय सदस्यों को 2 नए लेकिन बहुत ही सीमित अधिकार दिए। अब वो बजट पर बहस कर सकते थे, हालांकि उस पर मतदान नहीं कर सकते थे, और वे कार्यपालिका से प्रश्न भी पूछ सकते थे। भले ये अधिकार बहुत छोटे थे, लेकिन ये पहली बार था जब विधायिका को कार्यपालिका पर थोड़ी बहुत निगरानी रखने का एक अवसर मिला।
ये उत्तरदायी शासन की दिशा में एक बहुत ही धीमी शुरुआत थी। अब हम भारतीय संवैधानिक इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जिसके दूरगामी और बहुत ही विवादास्पद परिणाम हुए। यह है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। उस समय लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय। इन सुधारों ने परिषदों का आकार काफी हद तक बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। लेकिन असली खेल नियंत्रण का था। केंद्र में तो सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत में आने की इजाजत दी गई। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। प्रांतों को कुछ अधिकार दे दो, पर अंतिम शक्ति केंद्र में अपने ही पास रखो। इस अधिनियम का जो सबसे विवादास्पद प्रावधान था, वो था पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत करना। अब इसका अर्थ क्या था? इसका सीधा सा अर्थ था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस एक प्रावधान ने प्रभावी रूप से सांप्रदायिकता को कानूनी मान्यता दे दी, उसे वैधानिकता प्रदान की और एक ऐसी विभाजनकारी राजनीति की नींव डाली जिसने भविष्य में भारत को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारी अगली महत्वपूर्ण संवैधानिक कड़ी है 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषित किया था कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से यानी धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। और इसी घोषणा को लागू करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया, जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन या डायाकी नाम की एक बहुत ही जटिल व्यवस्था शुरू की। इसके तहत प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भारतीय मंत्रियों को दिए गए जो विधायिका के प्रति जवाबदेह थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय थे जैसे वित्त, पुलिस, राजस्व, वो आरक्षित विषय के तौर पर गवर्नर ने अपने पास रखे, जिन पर विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं था। अब आप सोचिए, बिना वित्त और शक्ति के मंत्री काम कैसे करते? इसीलिए ये प्रयोग पूरी तरह से असफल रहा। अच्छा, इस अधिनियम ने केंद्र में भी कुछ बड़े बदलाव किए। पहली बार देश में 2 सदनों वाली विधायिका यानी द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की नीति शुरू हुई थी, उसे और भी आगे बढ़ाते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों तक फैला दिया गया। साथ ही सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। इसी प्रावधान के तहत ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी कि निर्धारित समय से 2 साल पहले ही, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया, जिसे हम सब साइमन आयोग के नाम से जानते हैं। तो घटनाओं का जो क्रम था वो कुछ इस प्रकार था। साइमन आयोग का गठन हुआ, लेकिन क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका जबरदस्त विरोध हुआ। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। इन सभी चर्चाओं के आधार पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसने दलितों सहित अन्य अल्पसंख्यकों के लिए भी पृथक निर्वाचन का विस्तार कर दिया। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया, जिसके परिणामस्वरूप गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसने इस अवार्ड में संशोधन किया। अब हम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पारित किए गए अंतिम और सबसे विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज पर आते हैं। यह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये एक बहुत ही लंबा और जटिल दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। यह अधिनियम भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके बहुत से प्रावधान आज भी हमारे संविधान का हिस्सा है। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को एक इकाई के रूप में शामिल होना था। इसने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया,
संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। और जो अविशिष्ट शक्तियां थीं, यानी वे विषय जो किसी भी सूची में नहीं थे, वो वायसराय को दे दी गईं। 1935 के इस अधिनियम ने प्रांतों में जो असफल द्वैध शासन व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया और उसकी जगह प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। अब इसका मतलब था कि प्रांतों को अपने दायरे में एक स्वायत्त इकाई के रूप में शासन करने की आज़ादी थी और वहां पर चुनी हुई उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की गई, जो 1937 में लागू भी हुई। यह एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम था। इसके अन्य प्रावधान भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जिन्हें समझना जरूरी है। इसने केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव तो रखा, लेकिन वो कभी लागू नहीं हो सका। वहीं 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई और विभाजनकारी नीति को आगे बढ़ाते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया। इसी अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और 1937 में एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई, जो आज के हमारे उच्चतम न्यायालय का पूर्ववर्ती था। तो ताज के शासन के तहत संवैधानिक विकास की इस पूरी यात्रा के अंत में एक प्रश्न विचार के लिए उठता है कि क्या 1935 का अधिनियम अपने इतने विस्तृत प्रावधानों के बावजूद वास्तव में भारत को एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की ओर ले जाने वाला अंतिम मील का पत्थर था, या फिर इसमें अभी भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कमियां थीं जो औपनिवेशिक नियंत्रण को बनाए रखती थी? इस पर विचार करना और इसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, ये महज एक कानून नहीं था। ये भारत पर ब्रिटिश शासन की औपचारिक समाप्ति और एक संप्रभु राष्ट्र की नींव रखने वाला एक दस्तावेज था। तो चलिए इस अधिनियम के प्रावधानों में सीधे उतरने से पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना बेहद जरूरी है। आखिर वो कौन सी राजनीतिक और सामाजिक शक्तियां थीं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को सत्ता हस्तांतरण के लिए मजबूर किया और इस ऐतिहासिक कानून को जन्म दिया? ये घोषणा एक ऐतिहासिक मोड़ थी। सोचिए, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण के लिए एक निश्चित समय सीमा तय कर दी थी। क्लीमेंट एटली का ये बयान महज एक वादा नहीं था, ये एक तरह से ब्रिटिश राज के अंत का आधिकारिक ऐलान था। इसने भारत की स्वतंत्रता को एक अस्पष्ट भविष्य की आशा से निकालकर एक निश्चित ठोस वास्तविकता बना दिया। एटली की घोषणा के साथ ही मुस्लिम लीग ने विभाजन के लिए अपना आंदोलन और भी तेज कर दिया। उनका तर्क बिल्कुल स्पष्ट था कि 1946 में बनी संविधान सभा का संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं किया जा सकता जो उसे स्वीकार न करें। इस गहरे राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबैटन ने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की, जिसे माउंटबैटन योजना के नाम से जाना गया। यह विभाजन का प्रस्ताव था जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इसी योजना को कानूनी रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निर्माण किया गया। तो अब हम इस अधिनियम के बिल्कुल केंद्र में प्रवेश करते हैं, यानी कि इसके प्रावधान। आइए एक एक करके देखते हैं कि कैसे इसके हर एक क्लॉज ने भारत की राजनीतिक और संवैधानिक संरचना को जड़ से बदल दिया और एक नए राष्ट्र की पूरी रूपरेखा तैयार की। इस अधिनियम का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रभाव था भारत में ब्रिटिश राज का संपूर्ण अंत। इसने भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया, लेकिन इसी के साथ इसने देश का विभाजन भी किया, जिससे 2 नए डोमिनियन अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान। और यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का भी पूरा अधिकार दिया गया था। यहां पर डोमिनियन शब्द को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। डोमिनियन एक ऐसी राजनीतिक इकाई थी जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा तो थी, लेकिन अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थी। ब्रिटिश ताज का अधिकार अब केवल नाम मात्र का था, वास्तविक शक्ति शून्य थी। संक्षेप में कहें तो ये पूर्ण स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सीढ़ी थी। ये एक प्रतीकात्मक और वास्तविक दोनों ही स्तरों पर एक बहुत बड़ा बदलाव था। वायसराय का पद, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे शासन का प्रतीक था, उसे समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह हर डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। लेकिन यहां एक क्रांतिकारी अंतर था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति अब ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं, बल्कि नए राष्ट्र की अपनी कैबिनेट की सलाह पर होनी थी।
मतलब ये पद अब एक शाही प्रशासक का नहीं बल्कि एक संवैधानिक प्रमुख का था। ये प्रावधान ही सच्ची संप्रभुता का मूल तत्व था। इसने दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने भविष्य की पटकथा खुद लिखने की पूरी शक्ति दे दी, यानी अपना संविधान बनाने की। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अतीत की बेड़ियों को तोड़ने का भी अधिकार दिया गया, यानी वे किसी भी ब्रिटिश कानून को जो भारत पर लागू होता हो उसे रद्द कर सकते थे। ये विधायी स्वतंत्रता का शिखर था। जरा इस बिंदु की गहराई को समझिए। संविधान सभाओं को इतनी ज्यादा शक्ति दी गई थी कि वे चाहें तो स्वयं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिस कानून ने उन्हें यह शक्ति दी, उसे भी निरस्त कर सकती थीं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि सत्ता का हस्तांतरण पूर्ण और अंतिम था और भारतीय संविधान सभा किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं थी। अगला प्रावधान प्रशासनिक नियंत्रण की समाप्ति से जुड़ा था। इसने भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया, जो लंदन से भारत पर सीधा नियंत्रण रखने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। अब उनकी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव को दी गईं। इसे ऐसे समझिए, यह नियंत्रण का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि भारत पर ब्रिटिश कैबिनेट के नियंत्रण की समाप्ति थी। भारत का नियंत्रण अब पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में था। अच्छा, अगले प्रावधान को समझने से पहले ब्रिटिश पैरामाउंसी या ब्रिटिश संप्रभुता को समझना आवश्यक है। इसका सीधा सा अर्थ था भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश ताज का सर्वोच्च अधिकार। इसके तहत रियासतों के विदेशी मामले और रक्षा जैसे सभी विषय ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में होते थे। इस प्रावधान ने भारत के नक्शे पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा दिया। इसने भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश संप्रभुता को समाप्त कर दिया। इसका मतलब था कि अब रियासतें तकनीकी रूप से आजाद थीं। उन्हें 3 विकल्प दिए गए, या तो भारत में शामिल हों, या पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर स्वतंत्र रहें। इसी एक प्रावधान ने भारत के एकीकरण की सबसे बड़ी चुनौती को जन्म दिया। यहां एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है। 15 अगस्त 1947 को देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन उस समय तक हमारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। तो इस बीच की अवधि में देश का शासन आखिर किस कानून के आधार पर चलना था? कोई व्यवस्था तो चाहिए थी। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर अधिनियम के 90 प्रावधान में था। यह व्यवस्था की गई कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता, तब तक दोनों डोमिनियन का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर चलेगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण छूट के साथ। दोनों देश इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से संशोधन कर सकते थे। इस तरह 1935 का अधिनियम एक अंतरिम संविधान या एक काम चलाऊ संविधान बन गया। और अंत में इस अधिनियम ने ब्रिटिश नियंत्रण के जो आखिरी प्रतीक बचे थे, उन्हें भी मिटा दिया। ब्रिटिश शासक का विधेयकों पर वीटो का अधिकार खत्म हो गया। भारत का सम्राट की शाही उपाधि वो भी इतिहास बन गई। और तो और भारत सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्तियों की जो प्रणाली थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया। मतलब हर स्तर पर ब्रिटिश नियंत्रण को समाप्त किया गया। तो अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचते हैं, सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण। आइए देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली सरकार आखिर कैसे बनी और किन लोगों ने देश की बागडोर संभाली। घटनाओं का एक क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। 20 फरवरी को घोषणा हुई, 3 जून को माउंटबेटन योजना आई, 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली और अंततः 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गईं। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को ही नए डोमिनियन भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इसी के साथ 1946 में बनी जो संविधान सभा थी, उसने एक दोहरी भूमिका अपना ली। वो अब स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी बन गई थी। चलिए अब हम उन 2 महत्वपूर्ण कार्यकारी निकायों को देखते हैं जिन्होंने इस संक्रमण काल में और स्वतंत्रता के ठीक बाद देश को संभाला। एक तो 1946 की अंतरिम सरकार और दूसरी 1947 की स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। इन सूचियों का ध्यान से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें उस समय के नेतृत्व की पूरी संरचना को दिखाते हैं। पहले अंतरिम सरकार पर नजर डालते हैं। यहां हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने उपाध्यक्ष के तौर पर विदेशी मामलों की कमान संभाली, जो कि भविष्य की वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना जैसे आंतरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मिला, जो उस समय की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये पोर्टफोलियो का जो वितरण है, ये उस समय की प्राथमिकताओं को साफ साफ दिखाता है।
इस सरकार की खास बात यह थी कि इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे, जो एक तरह से एक संयुक्त भारत की आखिरी कोशिश को दिखाता है। लियाकत अली खान को वित्त जैसा अहम मंत्रालय मिला। आप देख सकते हैं कि रेलवे, वाणिज्य और विधि जैसे महत्वपूर्ण विभाग लीग और कांग्रेस के बीच बटे हुए थे। ये सरकार विभाजन से पहले की उस जटिल और साझा राजनीतिक संरचना का एक सटीक चित्र प्रस्तुत करती है। आप देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। यहां नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के साथ साथ वैज्ञानिक शोध को अपने पास रखा, जो नए भारत के विजन को दिखाता है। पटेल के पास गृह के अलावा राज्यों के मामलों का सबसे महत्वपूर्ण विभाग आया, जो सीधे सीधे रियासतों के एकीकरण की चुनौती को दर्शाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, डॉक्टर BR अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया, जो संविधान निर्माण में उनकी केंद्रीय भूमिका का एक स्पष्ट संकेत था। जैसा कि हम एजुटेकन की अपनी कक्षाओं में हमेशा इस बात पर जोर देते हैं, ये नियुक्तियां केवल पद नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकताएं दर्शाती हैं। इस मंत्रिमंडल में कई चेहरे अंतरिम सरकार से बने रहे, जैसे कि जगजीवन राम श्रम विभाग में और सरदार बलदेव सिंह रक्षा में, जो एक तरह की निरंतरता को दर्शाता है। साथ ही राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री के रूप में ऐसे नए चेहरे भी शामिल हुए। ये एक ऐसा मंत्रिमंडल था जिसे न केवल देश का शासन चलाना था, बल्कि एक बिल्कुल नए राष्ट्र की नींव रखनी थी, जिसकी दिशा और भविष्य इन्हीं के शुरुआती फैसलों पर बहुत कुछ निर्भर था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम इस एक विचारणीय प्रश्न पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता तो दे दी, लेकिन इसके साथ ही विभाजन की त्रासदी और लगभग 550 से भी अधिक रियासतों के एकीकरण की जो जटिल संवैधानिक और प्रशासनिक चुनौतियां पैदा हुईं, उनका स्वरूप क्या था, इस पर विचार करना आवश्यक है।